हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेट डिजी क्लासेस। आज हम चैप्टर 6 करने वाले हैं मूल निवासियों का विस्थापन। बाकी के चैप्टर को लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे या फिर प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और जो भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं जिस टाइप से, बिल्कुल उसी टाइप से आपको मैंने किया हूँ, यहाँ पर लेके आया हूँ। और ये चैप्टर वाइज मैंने बनाया हुआ हूँ। साथ में यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो हम देख रहे हैं ये 1 नंबर के क्वेश्चन है। ये आपको 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे 10 नंबर के। तो पहला क्वेश्चन जो हमसे पूछ रहा है कि पोप अपने सीमांकन का निर्णय कब और किसके बीच लिया था। तो पहला का आंसर है हमारा कि पोप ने 1493 ईस्वी में स्पेन और पुर्तगाल के बीच सीमांकन का निर्णय लिया था। नंबर 2 देखते हैं, वर्जीनिया अपने आर्थिक हितों को बढ़ाने हेतु किस फसल को प्रश्रय दिया। तो उसने क्या किया था, आलू और टमाटर को दिया था। क्वेश्चन नंबर 3, अमेरिका के उत्तरी तट की खोज किसने की थी। 1497 ईस्वी में इंग्लैंड के जॉन केवट ने उत्तरी तट की खोज की थी। किसने की थी? जॉन केवट ने। क्वेश्चन नंबर 4, उत्तर अमेरिका के लोग मुख्य रूप से किस जानवर का शिकार करते थे। तो वो करते थे जंगली भैंसे का, जिसका नाम था वाइसन। क्या नाम था? वाइसन। क्वेश्चन नंबर 5, 18वीं सदी में पश्चिमी यूरोप के लोग सभी मनुष्य की पहचान किस आधार पर करते थे। तो वो करते थे साक्षरता, संगठित धर्म और शहरीपन के आधार पर। अमेरिका में दास प्रथा कब समाप्त की गई थी। वो की गई थी 1865 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, कनाडा में मेटिसो का सशस्त्र विद्रोह किस अवधि में हुआ था। तो वो हुआ था 1869 ईस्वी से 1850 ईस्वी के बीच हुआ था। संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले करोड़पति उद्योगपति कौन बना था। वो थे एंड्रिक कार्नेगी। क्वेश्चन नंबर 9, सप्तवर्षीय युद्ध कब हुआ था। 1756 ईस्वी से 1763 ईस्वी के बीच हुआ था। सप्त युद्ध कब हुआ था? 1756 ईस्वी से 1763 ईस्वी के बीच। रेड इंडियन कौन थे। देखो, रेड इंडियन जो थे वो थे उत्तरी अमेरिका क्षेत्र के मूल निवासी या फिर मूल अमेरिकी थे। यहाँ से देखो 3 नंबर का क्वेश्चन स्टार्ट होता है और ये टोटल आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे। तो पहला जो हमसे पूछ रहा है, अमेरिका के मूल निवासियों के विस्थापन की व्याख्या कीजिए। कोलंबस के अमेरिका आगमन के समय यहाँ इंडियंस की आबादी 25 से 30 मिलियन के बीच थी। जब यूरोपीय लोगों का आगमन हुआ तो उन्होंने यहाँ के मूल निवासियों को उनके अपने आजीविका की साधनों एवं आर्थिक कार्यकलापों से विस्थापित कर दिया। उनके प्रमुख नगरों में यूरोपियनों ने अपना आवास स्थापित किया और मूल निवासियों को वहां से विस्थापित होने के लिए मजबूर कर दिया गया। जब यूरोपियन ने उनके आजीविका के साधनों पर कब्जा जताया तब सिर्फ उसका दोहन ही नहीं किया बल्कि इंडियंस को गुलाम बनाकर उनसे ही काम के लिए तो जब यूरोपियनों ने उनके आजीविका के साधनों पर कब्जा जताया तब सिर्फ उसका दोहन ही नहीं किया बल्कि इंडियंस को गुलाम बनाकर उनसे ही काम लिया गया। जिन लोगों ने गुलाम बनने से इनकार किया उनका सामूहिक रूप से दमन किया गया। इंडियंस मूल रूप से स्वतंत्र प्रेमी थे, इसलिए 1519 ईस्वी में एज़टेक शासन के विरुद्ध स्पेन को कॉर्टेज का साथ दिया था। यूरोपीय लोग उनका पीछा करते थे, उनके पीछे कुत्ते लगा देते थे, अपने घोड़े के नीचे इन्हीं कुचल देते थे। साथ ही साथ कुछ घातक बीमारियां जैसे कि चेचक अपने साथ लाए थे,
जिसका इलाज मूल निवासियों के पास नहीं था। इससे इनकी संख्या में काफ़ी कमी हुई। यूरोपियों ने यूरोपी जो थे उनकी संख्या में क्या हुई थी, वृद्धि हुई थी। और जो वहाँ के इंडियंस थे उनकी संख्या में क्या हुई थी, कम हुई थी। विस्थापन एवं दमन चक्र के बावजूद भी कुछ इंडियंस अपने मूल संस्कृति को बचाए रखने में सफल रहे और अमेरिकी सभ्यता की आवश्यक अंग बन गए। ऑस्ट्रेलिया के आर्थिक विकास पर संक्षिप्त टिप्पणी करना है। क्वेश्चन नंबर 2। ऑस्ट्रेलिया बस्तियों को स्वशासन का अधिकार 1850 ईस्वी में प्राप्त हुआ। 1851 ईस्वी से 1901 ईस्वी तक ऑस्ट्रेलिया में गोल्ड रश रहा। 1920 ईस्वी में ब्रिटिश पार्लियामेंट में कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया का संविधान पास किया गया। यह संविधान 1 जनवरी 1901 ईस्वी से लागू किया गया। अब नगरों की जनसंख्या में वृद्धि होने लगी। विभिन्न प्रकार के उद्योगों धंधे लगने लगे। भेड़ों के विशाल फार्म की स्थापना होने लगी। शराब के लिए अंगूर बाग लगाए जाने लगे। गेहूं उत्पादन पर विशेष ध्यान दिया गया। अब ऑस्ट्रेलिया की आर्थिक विकास ने गति पकड़ ली थी। 1974 ईस्वी में गोरे ऑस्ट्रेलियाई नीति को समाप्त किया गया एवं एशियाई और अप्रवासियों को भी प्रवेश की अनुमति दी गई। 1974 ईस्वी में ही बहिष्कृतिवाद ऑस्ट्रेलिया की राजकीय नीति बनी एवं मूल निवासियों के प्रति श्रद्धा भाव जागृत हुआ। क्वेश्चन नंबर 3। ऑस्ट्रेलिया के स्थानीय आबादी के विस्थापन पर प्रकाश डालना है। देखो, ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी मनावरियों थे। अंग्रेजी में एवोरिजिन कहकर संबोधित किया जाता था। 1768 ईस्वी में कैप्टन कुक पहली बार ऑस्ट्रेलिया गया। उसने यहाँ के निवासियों के मित्रवत व्यवहार का उल्लेख किया, लेकिन कुक की हत्या के बाद अंग्रेजों ने यहाँ के निवासियों पर अत्याचार किया। अब श्वेत लोग ऑस्ट्रेलिया जाकर बसने लगे। इससे यहाँ के स्थानीय आबादी का विस्थापन का दर्द सहने को बाध्य होना पड़ा। अमेरिकी गृह युद्ध से शिक्षा लेते हुए सिर्फ श्वेत लोगों को ऑस्ट्रेलिया में बसने की अनुमति दी गई। 19वीं एवं 20वीं शताब्दी तक ऑस्ट्रेलिया की स्थापना आबादी की लगभग 90% आबादी विविध कारणों से मौत के शिकार हो गए। कुछ कीटाणु के संपर्क में आने से मौत हुई। कुछ आबादी अपनी भूमि एवं संसाधन छीन जाने से मौत का शिकार हुए। कुछ आबादी श्वेत लोगों से संपर्क करते हुए मौत के शिकार हो गए। 2005 ईस्वी में मूल निवासियों ऑस्ट्रेलिया की कुल आबादी की मात्र 2.4% रह गए थे। इन्हें यूरोपीय लोगों की भूमि में रोजगार मिला, परंतु उन्हें अत्यधिक परेशान किया जाता था। कालांतर में यूरोप के प्रायः सभी देशों के लोगों ऑस्ट्रेलिया जाकर बसने लगे। मूल निवासी तो प्रायः विस्थापित हो ही चुके थे। क्वेश्चन नंबर 4। अमेरिकियों के लिए फ्रंटियर के क्या मायने थे। देखो, अमेरिकी जो लोग थे उनके लिए फ्रंटियर शब्द का अर्थ उनके पश्चिमी सीमा से थे। यह सीमा सेटेलर के कारण पीछे की ओर खिसकती रहती थी। सेटेलर जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते मूल निवासी पीछे खिसकने के लिए मजबूर हो जाते थे। क्वेश्चन नंबर 5। दक्षिणी और उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों के बीच फर्कों से संबंधित किसी भी बिंदु पर टिप्पणी करें। दक्षिणी अमेरिका के मूल निवासी बड़े पैमाने पर कृषि कार्य करते थे, जिससे वह अपने परिवार का भरण पोषण भली भांति कर लेते थे। उसके बाद भी उनके पास कृषि अधिशेष रहता था। इस
अधिशेष से दक्षिण के राजधानी एवं साम्राज्य का विकास हुआ, जबकि इसके विपरीत उत्तर अमेरिका के कृषि कार्य नहीं होता था और न ही उनके पास ऐसा कोई अन्य अधिशेष था जिससे राज्य या साम्राज्य का विकास हो सके। अतः वहाँ राज्य और साम्राज्य का विकास नहीं हो पाया। देखो, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में ये आपको 5 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे और ये टोटल आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे, यानी कि 15 नंबर के। पहला क्या पूछता है इसमें, अमेरिकी गृह युद्ध के कारण एवं परिणामों की विवेचना करें। अमेरिकी गृह युद्ध के निम्न कारण थे, जैसे कि आर्थिक असमानता। पहला क्या था, आर्थिक असमानता। उत्तर अमेरिका उद्योग प्रधान तथा जबकि दक्षिण अमेरिका कृषि प्रधान, जिसके कारण इनके बीच आर्थिक समानता आरंभ से ही चली आ रही थी। दास प्रथा क्या था, दक्षिण अमेरिका कृषि आधारित अर्थव्यवस्था होने के कारण दक्षिण के राज्य दास प्रथा को बनाए रखना चाहते थे, जबकि उत्तर के राज्य दास प्रथा को अमानवीय तथा संविधान प्रदत्त मूल अधिकारों के प्रतिकूल मानते थे, इसलिए वह इसे समाप्त करना चाहते थे। इसके कारण मतभेद उत्पन्न हो गई और इनसे गृह युद्ध का रूप ले लिया। तीसरा, अब्राहम लिंकन का राष्ट्रपति निर्वाचन होना। 4 मार्च 1861 ईस्वी को जब अब्राहम लिंकन अमेरिका संघ के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे, वे दास प्रथा के विरोधी थे। रिपब्लिकन दल का जन्म उत्तरी अमेरिका में हुआ था। इस प्रकार संसद में राष्ट्रपति लिंकन और उनके दल के बहुमत प्राप्त था। दासों के स्वामी और कपास उत्पादन राज्यों के द्वारा संघ छोड़ने एवं विद्रोहात्मक रवैया के कारण अब्राहम लिंकन ने संकल्प लिया था तथा अमेरिका की राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने का निश्चय किया। नंबर 4, उत्तर और दक्षिण में राजनीतिक प्रचार। उत्तर अमेरिका में दास विरोध 2000 संस्थाओं और उसके 2 लाख सदस्य संगठित होकर प्रचार कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर अब्राहम लिंकन ने ड्रेड स्कॉट निर्णय के संदर्भ में पूरी शक्ति से कहा कि अगर कोई दास प्रथा को समाप्त करना चाहता है तो कर सकता है, परिणाम की चिंता किए बिना इस प्रथा को समाप्त करना है, क्योंकि उत्तर अमेरिका को यह भय था कि कहीं दास प्रथा पूरे अमेरिका को अपना शिकार न बना ले। अब देखो परिणाम देखते हैं, परिणाम क्या हुआ था। अमेरिकी गृह युद्ध के एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना थी। इस युद्ध के पश्चात अमेरिका एक नए युग में प्रवेश किया। इसने अमेरिका के राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक स्वरूप को परिवर्तित कर दिया, जिसे हम निम्न रूप से देखते हैं। पहला, इस युद्ध ने अमेरिका के प्रांतीय संघीय विवाद को सदा के लिए समाप्त कर दिया। साथ ही साथ अब दासों का मताधिकार के साथ साथ नागरिक अधिकार भी प्राप्त हो गया। दूसरा क्या परिणाम था, गृह युद्ध के समाप्ति के बाद अमेरिका में शांति कायम हुई, जिसने औद्योगिक विकास के मार्ग को प्रशस्त किया, जिसके परिणाम स्वरूप अमेरिका में नए नए नगर, रेल यातायात आदि साधनों का काफ़ी विकास हुआ। इस औद्योगिक विकास में पूंजीवाद के मांगों को प्रशस्त किया, साथ ही साथ कृषि में भी पूंजी का निवेश हुआ। तकनीक का प्रयोग हुआ, जिससे उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई। अमेरिकी गृह युद्ध के सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह निकला कि उत्तर दक्षिण विवाद सदा के लिए समाप्त हो गया। दोनों ओर की जनता का हृदय मिलन हुआ। श्रमिकों की स्थिति में सुधार हुई, उन्हें शिक्षित करने का प्रयास किया गया।
इससे नए सामाजिक मूल्यों की स्थापना हुई। गृह युद्ध के पश्चात अमेरिका में पुनर्निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसलिए कई राष्ट्रवादी लेखकों ने गृह युद्ध को अमेरिका के लिए वरदान बताया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि क्या पूछ रहा है। देखो, ये बोल रहा है इतिहास की पुस्तकों में ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को क्यों नहीं शामिल किया गया। 18वीं सदी के अंत में ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों की संख्या मात्र 350 से 750 के बीच रह गई थी और प्रत्येक समुदाय की अपनी भाषा थी। मूल निवासी लोगों का एक विशाल समूह उत्तर में रहता था। यह क्षेत्र टोरस स्ट्रेट आइलैंड कहलाता था। मूल निवासी ऑस्ट्रेलिया की वर्तमान जनसंख्या का मात्र 2.4% था। ऑस्ट्रेलिया के अधिकांश नगर तट के साथ बसे हुए मध्य का क्षेत्र शुष्क मरुभूमि है। मूल निवासी और कैप्टन कुक के मुलाकात की प्रारंभिक रिपोर्ट के काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसने मूल निवासियों के मित्रवत व्यवहार का उल्लेखन किया, लेकिन कुक की हत्या के बाद ब्रिटिश का व्यवहार पूर्णतः बदल गया। इसलिए उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की ऐतिहासिक पुस्तकों में मूल निवासियों को स्थान नहीं दिया। क्वेश्चन नंबर 3, द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस व्याख्यान क्या था। इसने ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों की सांस्कृतिक परंपराओं को पुनर्जीवित करने में किस प्रकार सहयोग प्रदान किया, उसका व्याख्या हमें करना है। देखो, W.H. स्टेनर ने 1968 ईस्वी में द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस नामक व्याख्यान किया। इस व्याख्यान में ऑस्ट्रेलियन के लोगों में जागृति उत्पन्न हुई। यह व्याख्यान इतिहासकारों के द्वारा ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों की चुप्पी के संबंध में था। 1970 के दशक में उत्तरी अमेरिका की तरह यह भी मूल निवासियों को समझने की चाहत उत्पन्न हो गई है। इन्हें विशिष्ट संस्कृतियों वाले समुदाय के रूप में समझना था। उन्हें ऐसे समुदायों के रूप में समझा जाना था जिसके पास अपनी संस्कृति, चित्रकारी, हस्तशिल्प आदि का विशाल भंडार था। उनका यह भंडार प्रशंसनीय एवं लेखन योग्य था। हेनरी रोनाल्ड नामक विद्वान ने अपने पुस्तक वाई वारंट वी टोल्ड हमें बताया क्यों नहीं गया में यह प्रश्न जनता के सामने प्रस्तुत किया। इस पुस्तक में ऑस्ट्रेलिया इतिहास लेखन की उस पद्धति की आलोचना की गई जिसमें ऑस्ट्रेलिया के इतिहास का प्रारंभ कैप्टन कुक से माना जाता है। अब ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों की सांस्कृतिक अध्ययन के लिए विश्वविद्यालय में विशेष विभाग की स्थापना की गई। कला दीर्घों में देशी कलाओं की दीर्घाएँ स्थापित की गई। इसके अतिरिक्त देशी संस्कृति प्रकाश डालने के लिए संग्रहालयों की स्थापना की गई। अब मूल निवासियों में भी अपने जीवन इतिहासों को लिखना शुरू कर दिया गया। यदि मूल निवासी की संस्कृतियों के अध्ययन की ओर ध्यान नहीं दिया जाता तो उनके जीवन की मूल संस्कृति के बहुत ही से भाग छूट जाते हैं। 1974 ईस्वी से बहुसंस्कृतिवाद ऑस्ट्रेलिया की राजकीय नीति रही, जिससे ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों की संस्कृति एवं अप्रवासियों की संस्कृति को समान आदर दिया गया। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन साइलेंस नामक व्याख्यान ने ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों की संस्कृति व परंपराओं को पुनर्जीवित करने में अपनी अहम भूमिका निभाई।